सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अनूप कुमार शर्मा। आज फिजिक्स 12th का चैप्टर 1 के 10वें भाग में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क को पढ़ेंगे, है ना। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल in a uniform electric field या इसको ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क एक्टिंग on a dipole when it is placed in a uniform electric field. Torque acting on a dipole when it is यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग सोचते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस होता है, एक प्लस क्यू होता है, दूसरा माइनस क्यू होता है। उस सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ये स्टडी करेंगे। और हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पैरेलल स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। इक्वी स्पेस्ड होना चाहिए, तो दोनों लाइन के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये जो रीजन है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी डाइपोल को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया। अब एक डाइपोल को रखें, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू लेते, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये जो डाइपोल एक्सिस है जो कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है ना, ये एंगल थीटा है। तो हम लोग डाइपोल को इस ढंग से रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इसका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है।
तो जब हम लोग इस ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो ये वाला जो चार्ज है ये वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नेगेटिव चार्ज भी उतना ही करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये जो फोर्स होगा F वो होगा Q इंटू ई और ये वाला जो फोर्स होगा इधर की तरफ वो होगा Q इंटू ई। क्या होगा जब दोनों एंड से इस पॉइंट ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये जो डाइपोल है वो टर्न करेगा, रोटेट करेगा अपने मिड पॉइंट के अबाउट। सपोज कर लें कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ये डाइपोल रोटेट करेगा, टर्न करेगा, इस पे टॉर्क लगेगा, है ना। और नेट अगर फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स तो डाइपोल पे 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है डायरेक्शन में। ये डाइपोल हो गया, इस डाइपोल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रखें तो डाइपोल पे नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, चाहे ये थीटा कुछ भी हो। किसी भी ढंग से रखें डाइपोल को, इस तरह से रखें या ऐसे रखें, उस पर नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन टॉर्क लगेगा। तो हम लोग का टास्क है कि ये जो डाइपोल है इस पे टोटल टॉर्क कितना लग रहा है, इसको हम लोग F1 लिख दें, ये वाला फोर्स जो है, और इस फोर्स को F2 लिख देते हैं। टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फोर्स F1 और टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डाइपोल ड्यू टू द फोर्स F1। F1 की वजह से टॉर्क कितना लगेगा, इसको हम लोग टॉर्क के लिए सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ 1 लिखते हैं। टॉर्क कैसे निकालते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से ये फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जो डाइपोल हम लोग लिए हैं इस डाइपोल के जो बीच का डिस्टेंस है वो 2a ले लेते हैं, 2a। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2a है, प्लस q और माइनस q के बीच का सेपरेशन 2a है, ठीक ना। तो ये मिड पॉइंट हो गया, डाइपोल का ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस a होगा और मिड पॉइंट से माइनस q चार्ज का डिस्टेंस भी a होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो मिड पॉइंट है इसी मिड पॉइंट से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस लाइन पे, इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं।
टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से मिड पॉइंट से। तो इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। फोर्स वाले लाइन को हम लोग आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं और इस लाइन पे यहाँ से जो मिड पॉइंट है जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है वहां से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो टॉर्क होगा ये वाला फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क हो जाएगा, फोर्स हो गया क्यू ई इनटू ये डिस्टेंस निकालना है। तो फिगर के ज्योमेट्री को देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये जो डिस्टेंस है इसको हम पॉइंट ओ लिख दें, ओ ए बी। तो क्यू ई इंटू फोर्स F1 इंटू ओ बी, ये टॉर्क होगा। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा इस फोर्स की वजह से, इसकी वजह से वो होगा ये फोर्स क्यू ई, फोर्स F1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालने का क्या तरीका है कि फोर्स वाले लाइन पे जो लाइन ऑफ एक्शन है उस लाइन पे जो मिड पॉइंट है या जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करता है वहां से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो टॉर्क हो जाएगा ये फोर्स F1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OB। तो फोर्स है QE इंटू, अब यहां देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ABO उसमें ये थीटा एंगल है और यहां से लेकर के यहां तक A है, A से लेकर के O तक का डिस्टेंस A है। तो OB हो जाएगा A साइन थीटा, A साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज A हो जाएगा, इसलिए OB इज इक्वल टू हो जाएगा A साइन थीटा, है ना। तो ये लिखनी है। तो फोर्स F1 की वजह से इस डाइपोल पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 लग रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इसका वैल्यू QE है, और दूसरा F2 लग रहा है जो इसका वैल्यू भी QE है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो इस फोर्स की वजह से हम लोग टॉर्क लिख लिए। अब जो दूसरा फोर्स है F2, इसकी वजह से डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा ये लिखेंगे। तो यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इस पार्ट को हटाएंगे। टॉर्क पहले ये लिख लें कि जो पहला वाला जो फोर्स है F1 उसकी वजह से टॉर्क हम लोग लिखे थे QE इंटू A साइन थीटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसके पहले ये लिखा गया था। दूसरा टॉर्क ऑन द डाइपोल, ड्यू टू द फोर्स F2 फोर्स की वजह से कितना टॉर्क लगेगा, इसको टॉर्क 2 लिखेंगे। फिर वही काम करेंगे, इस फोर्स वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहां से जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहां से इस फोर्स वाले लाइन पे
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए इस लाइन को हम लोग बढ़ाएंगे, इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ा दिए और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो टॉर्क होगा ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फिर वही ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और यहां से लेकर के इसको ए बी इसको लिख देते हैं सी, और इस पॉइंट को लिखते हैं डी, ठीक ना। तो ये जो ओडी होगा ये हो जाएगा ओडी ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां भी टॉर्क वही होगा F2 इंटू ओडी, F2 हो गया QE और ये ए साइन थीटा होगा। और टॉर्क यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क लिख लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क on the dipole, magnitude of torque on the dipole due to the force F2, क्योंकि टॉर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड फिलहाल लिख रहे हैं। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट टॉर्क on the dipole, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इस डाइपोल को क्लॉकवाइज टर्न कराएगा, और ये वाला जो फोर्स है इसकी वजह से भी जो टॉर्क लगेगा वो भी क्लॉकवाइज इस डाइपोल को टर्न कराएगा। इस तरह से अगर कोई फोर्स लगे इसमें रोटेट करने की टेंडेंसी इस तरह से है, ऐसे है, क्लॉकवाइज है। तो चूंकि दोनों जो फोर्स है वो उसको एक ही सेंस में टर्न कराएगा, इस वजह से दोनों टॉर्क का डायरेक्शन सेम है, तो नेट टॉर्क जो हो जाएगा उसको ऐड कर लेंगे। दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो तो रिजल्टेंट को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। उसी तरह से ये इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा और इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क लगेगा दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसको ऐड करेंगे। QE यानी वो τ1 प्लस τ2 हो जाएगा। ये है QE A साइन थीटा प्लस QE A साइन थीटा। क्लियर है क्या? अब इसके बाद ये इसको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2QE A साइन थीटा टॉर्क। थोड़ा सा जगह बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इधर डिलीट कर लेते हैं इसको। यहाँ हो गया टॉर्क। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज Q इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है एक चार्ज प्लस चार्ज Q लेंगे और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a है। तो यहाँ देखिएगा Q इंटू 2a है, तो इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखते हैं PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, जहां P इज इक्वल टू क्या है, Q इंटू 2a है। तो Q और 2a की जगह पर P लिख दिए, PE साइन थीटा। ये टॉर्क हो गया, where theta is the angle between electric field E and
डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड E और डाइपोल मोमेंट P के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डाइपोल को रखेंगे, तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और वो टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा उसका मैग्नीट्यूड इतना होगा, Pe साइन थीटा। जहां E ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। इसके बीच का एंगल ये थीटा है, वो थीटा यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये टॉर्क था, अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखते हैं वेक्टर के फॉर्म में। इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। टॉर्क चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, और डाइपोल मोमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होता है। टॉर्क जो होगा इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वो होगा P क्रॉस E। P क्रॉस E, ठीक है। A क्रॉस B हम लोग पढ़ते हैं। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB साइन थीटा होता है। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है AB साइन थीटा। तो P क्रॉस E का मैग्नीट्यूड हो जाएगा PE साइन थीटा। तो इसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। और इसका डायरेक्शन जब निकालना है, टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो दिखा ये है, डाइपोल मोमेंट जो है इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? तो P क्रॉस E करेंगे। तो P क्रॉस E वही स्क्रू रोल, P इधर की तरफ है, E इधर की तरफ है, तो P क्रॉस E करेंगे तो यहाँ पे इनवर्ड होगा, है ना, इनवर्ड होगा, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। P इधर की तरफ है और E इधर की तरफ है। तो 11th में आप लोग पढ़े हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे P क्रॉस E करें तो ये इनवर्ट जाएगा, स्क्रू रूल से निकालते हैं, P से E की तरफ स्क्रू को रोटेट करते हैं थ्रू द शॉर्टेस्ट एंगल, है ना, स्क्रू को दोनों के टेल पे रख के, तो स्क्रू इनवर्ट जाता है। या राइट हैंड थंब रूल से कर सकते हैं, P से E की तरफ फिंगर को टर्न करें तो जो थंब है वो इनवर्ट जाएगा। अगर P इधर की तरफ है और E इधर है तो P क्रॉस E जो होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा, है ना? तो ये टॉर्क होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा है तो यहाँ टॉर्क को P क्रॉस E लिखे हैं, इसको E क्रॉस P नहीं लिख सकते हैं। E क्रॉस P गलत हो जाएगा। जब भी कोई फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका ऑर्डर नहीं बदल सकते हैं। ऑर्डर बदलेंगे तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। पहले P है तो P ही पहले रहेगा और E बाद में रहेगा। और ये भी हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B बराबर नहीं होता है A क्रॉस B, A क्रॉस B बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के। अगर ये जीरो ना हो, A और B या सेम डायरेक्शन में दोनों ना हो, तो A क्रॉस B जो है वो बराबर नहीं होता है B क्रॉस A के, है ना। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड बराबर होता है B क्रॉस A के मैग्नीट्यूड के। इसीलिए जब भी कोई फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है तो उसका ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। पहले अगर P है तो P ही पहले होगा, है ना। कहने का मतलब है कि इस तरह का अगर टॉर्क को ऐसा लिखा जाए, इस तरह का फॉर्मूला फिजिक्स में कहीं नहीं है, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्लियर है ये? अब इसका कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे।
ये हम लोग का टॉर्क का जो फॉर्मूला हुआ वो वेक्टर के फॉर्म में P क्रॉस E हो गया और टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा PE साइन थीटा। ये कब लिखेंगे? जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखें तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस पर टॉर्क लगेगा। ये PE साइन थीटा हो गया। थीटा क्या है? वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन E एंड P, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। सम स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को, ये यूनिफॉर्म है, किसी डाइपोल को रखा गया है इस ढंग से। ये डाइपोल हो गया, जहां पे ये प्लस क्यू या माइनस क्यू लिख सकते हैं, ये प्लस क्यू। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे ये जो डाइपोल एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस केस में टॉर्क क्या होगा? तो टॉर्क हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री, साइन 91, और ये जो टॉर्क होगा वो हो जाएगा P इंटू E। और इस केस में टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ये टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस डाइपोल को इस ढंग से रखें कि उसका जो डाइपोल एक्सिस है या डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, तो उस केस में जो टॉर्क होगा वो डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और P जो होता है वो होता है चार्ज Q इनटू दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। यहाँ अगर दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है तो d लिख देंगे। ये केस हुआ। अब सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इस ढंग से रखा गया है कि जो डाइपोल जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। से ये डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है। तो जो डाइपोल मोमेंट हुआ उसका डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। तो यहाँ पे थीटा 0 बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही डाइपोल मोमेंट है। तो इस ढंग से अगर डाइपोल को रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में कि उसका डाइपोल एक्सिस
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग हो तो इस केस में थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा, थीटा 0 बनेगा और टॉर्क होगा पीई साइन 0, साइन 0 होगा और टॉर्क 0 होगा। और डाइपोल के इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। डाइपोल इस केस में स्टेबल है और इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में तो है क्योंकि फोर्स इस पे इधर की तरफ लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में है और साथ साथ स्टेबल भी है। स्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर डाइपोल को इस पोजीशन से अगर टर्न कर दें, ऐसे अगर टर्न कर दें, रोटेट कर दें, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फिर वो डाइपोल वापस आ जाएगा अपने पहले वाले पोजीशन में, है ना। जैसे कोई रॉड है, इस रॉड को दोनों एंड से कोई बाहर की तरफ खींचता हो और उस रॉड को ऐसे अगर टर्न कर दिया जाए और फोर्स लगते रहे, इस पे कोई इधर फोर्स लगाए, इस पे कोई इधर लगाए, तो फिर वापस वो पहले वाले पोजीशन में आ जाएगा। इस वजह से ये स्टेबल भी है, ठीक है। तो ये केस हुआ। डाइपोल मोमेंट अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो उस केस में टॉर्क 0 लगेगा और इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। थर्ड केस देखते हैं। केस थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कुछ इस ढंग से रखा गया है कि माइनस क्यू इधर की तरफ है और प्लस क्यू इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, इधर की तरफ है P, माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है और डाइपोल मोमेंट ऐसे है। तो यहाँ पे जो थीटा है वो 180 डिग्री हो रहा है, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 180। तो यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा पीई साइन 180 डिग्री और फिर से साइन 180 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। और डाइपोल के इस स्टेट को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसलिए है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ये इधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ भी ये दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन अनस्टेबल। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर डाइपोल को टर्न करा दें तो इधर की तरफ, यहाँ माइनस क्यू आ जाए और यहाँ पे प्लस क्यू, तो ये चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला चार्ज इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से ये वापस नहीं आ पाएगा अपने पोजीशन पे, ये पूरी तरह से टर्न कर जाएगा 180 डिग्री से। इस वजह से इसको अनस्टेबल बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 0 हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और थीटा 180 हो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये जो टॉपिक था उसका ये सारे केसेस हैं जिसमें हम लोग पहले पढ़े कि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, थीटा जब 90 हो। टॉर्क 0 होगा कब, जब थीटा 0 हो और 180 हो। थीटा 0 हो तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम,
और थीटा 180 हो तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आज के इस भाग में यही तक रहने देंगे और अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। धन्यवाद।